Welcome student to EduSet channel Haryana. Myself Bimla Devi, lecturer in commerce, Government Girls Senior Secondary School Gangwa Hisar. We going to study about chapter 9.3 of 12th Business Studies. Chapter name Fixed and Working Capital, Meaning and Determinants. Today's topic Meaning of Fixed Capital. Second topic factor affecting the requirement of fixed capital, and third topic capital busting. Student, please listen attentively and prepare note for future. So let's begin. First topic मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि स्थायी पूंजी का अर्थ क्या है। स्थायी पूंजी का अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जिसका प्रयोग स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए किया जाता है, यानी कि जिस पूंजी का हम यूज़ करके फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं उसी को ही हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। स्थायी संपत्तियों में मेन जो आती है हमारी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इनको इंक्लूड किया जाता है। इस संपत्तियों को क्रय करने का उद्देश्य लंबे समय तक इनसे आय अर्जित करना होता है, इन्हें अतिशीघ्र बेचना नहीं होता। यानी कि जो फिक्स एसेट्स हम परचेज करते हैं उनको रीसेल के लिए हम परचेज नहीं करते, बल्कि बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म तक उनको यूज़ करने के लिए परचेज करते हैं। स्थायी पूंजी का अर्थ समझने के बाद अब स्थायी पूंजी प्रबंध का अर्थ समझना जरूरी है, यानी कि इसके मैनेजमेंट का मीनिंग समझना जरूरी है। स्थायी पूंजी प्रबंध का अभिप्राय स्थायी पूंजी की आवश्यकता का ठीक अनुमान लगाना है, यानी कि हमें फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए कितनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। यह अनुमान स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता पर निर्भर करेगा, क्योंकि जो एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट के बेस पे ही हमें फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट का पता चलेगा। अर्थात पहले स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है और फिर स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता के अनुमान के बेस पे ही स्थायी पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। स्थायी संपत्तियों पर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। कोई भी व्यवसाय सफल है या इस पर मोस्ट फिक्स एसेट्स पे ही डिपेंड करता है। कुशल स्थायी पूंजी प्रबंध के लिए जरूरी है। इसके लिए क्या जरूरी है? आपका कुशल स्थायी पूंजी प्रबंध, यानी कि जो फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट है वो आपका एफिशिएंट होना जरूरी है। स्थायी संपत्तियों का ठीक अनुमान लगाया जाए और उन्हें क्रय करने के लिए पर्याप्त स्थायी पूंजी का निर्धारण किया जाए, यानी कि कितनी हमें फिक्स एसेट्स की ज़रूरत है और इस फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए कितनी फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी। स्थायी पूंजी न तो आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए और न ही आवश्यकता से कम, क्योंकि अगर आवश्यकता से ज़्यादा होगी तो भी बिजनेस के लिए ये खतरनाक साबित होगी और अगर कम होगी तो भी नुकसानदायक होगी। अगर ज़्यादा होगी, मान लेते हैं स्थायी पूंजी आपके बिजनेस में ज़्यादा है, तो इसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो फिक्स कैपिटल है वो फंड के अंदर, यानी कि फिक्स एसेट्स के अंदर जो है अपने एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स परचेज कर रखी है उसमें ब्लॉक हो जाती है। और अगर आपके पास फिक्स कैपिटल कम है तो आप टाइम पर जो आपको फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट है वो टाइम पर परचेज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फिक्स कैपिटल ना तो आवश्यकता से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही आवश्यकता से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो देखो, फिक्स कैपिटल जो है इसके रिक्वायरमेंट को कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यवसाय की जो प्रकृति या नेचर है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है निर्माणी व्यवसाय और एक होता है आपका व्यावसायिक व्यवसाय। निर्माणी संस्थाओं में भूमि, भवन, मशीनरी
आदि में ज़्यादा विनियोग करना पड़ता है। यानी कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसके अंदर आपको फिक्स एसेट्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके विपरीत अगर आपका बिजनेस जो है सेकंड नेचर का है, यानी कि ट्रेडिंग से रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हो, व्यवसाय व्यापारिक संस्थाएं हैं, व्यापारिक संस्थाएं यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस है आपका, तो यहाँ पर तैयार माल का ही क्रय विक्रय किया जाता है। यानी कि यहाँ पर माल जो है तैयार नहीं किया जाता बल्कि तैयार किया हुआ माल परचेज किया जाता है। तो सीधी सी बात है, कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड आपका पॉइंट फैक्टर है स्केल ऑफ ऑपरेशंस, क्रियाओं का पैमाना। व्यावसायिक क्रियाओं का फैलाव जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है। अब क्रियाओं के फैलाव का मतलब है कि आपका जितना बड़ा व्यवसाय होगा उतनी ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी, जितना छोटा व्यवसाय होगा उतनी ही आपको कम स्थायी पूंजी की जरूरत होगी। इसके विपरीत एक निर्माणी संस्था जिसका व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर है, मान लेते हैं एक निर्माणी संस्था है और उसका बिजनेस भी लार्ज स्केल पे है, तो अपेक्षाकृत उसको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा जरूरत होगी। थर्ड हमारा फैक्टर है चॉइस ऑफ टेक्निक, पद्धति का चयन। जो निर्माणी संस्थाएं आधुनिक और स्वचालित मशीनों द्वारा उत्पादन करती है उन्हें अधिक स्थायी पूंजी की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें आधुनिक और ऑटोमेटिक चलने वाली मशीनें परचेज करनी पड़ती हैं, और जो ऑटोमेटिक चलने वाली मशीनें हैं, जो मॉडर्न मशीनें हैं, वो काफ़ी कॉस्टली आती है। इसलिए इसके लिए अगर आप लेटेस्ट टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी। इसके विपरीत जिन संस्थाओं में उत्पादन मानवीय श्रम द्वारा किया जाता है, यानी कि ट्रेडिशनल टेक्निक के द्वारा किया जाता है, वहाँ पर स्थायी पूंजी की ज़रूरत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही काम किया जाता है और उनको केवल मजदूरी ही दी जाती है या सैलरी दी जाती है, जबकि जो मशीन्स होती हैं उनको परचेज करने में कई कई करोड़ रुपए या लाख रुपए की खर्चा हो जाता है। तो अगर लेटेस्ट टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप मान लेते ट्रेडिशनल टेक्निक यूज़ करते हैं तो आपको कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी स्थायी संपत्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे शीघ्र अतिशीघ्र बदलने की जरूरत होती है। बदलने की जरूरत मतलब जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आपने कोई ऐसी टेक्निक अपना रखी है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो जैसे जैसे नई टेक्निक आएगी आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे आजकल कंप्यूटर टेक्निक में जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रही है, आप देख रहे हो कंप्यूटर टेक्निक में जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां जिनका व्यवसाय कंप्यूटर पर ही बेस्ड है तो उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि उनको लेटेस्ट कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, और लेटेस्ट कंप्यूटर परचेज करने के लिए उनको काफ़ी अमाउंट में फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी। फिफ्थ हमारा जो फैक्टर है वो है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। विकास की दृष्टि से संगठन दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे हम वो संगठन लेते हैं जिनमें विकास की संभावना ही नहीं होती, फर्स्ट नंबर पे, यानी कि जिनमें विकास की कोई संभावना नहीं होती। इनके लिए व्यवसाय में अतिरिक्त स्थायी पूंजी की जरूरत नहीं होती। सेकंड नंबर पे दूसरे में ऐसे संगठन होते हैं जिनमें विकास की अधिक संभावना होती है। तो ऐसे संगठनों के लिए भविष्य में अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन संगठनों में पहले से ही वित्तीय स्रोतों का चयन कर लिया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप अति शीघ्र वित्त उपलब्ध करवा सके। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट हमारा है फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। विविधीकरण का अर्थ होता है एक स्थान पर अनेक उत्पादों में व्यवसाय करने से, यानी कि अगर आप एक में कर रहे हो तो उसको आप विविधीकरण नहीं करोगे। अगर आप एक प्रोडक्ट की बजाय अनेक उत्पादों में व्यवसाय कर रहे हो तो भिन्न भिन्न उत्पादों में व्यवसाय करने को विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। जो संगठन विविधीकरण को अपनाना चाहते हैं निश्चित रूप से उनमें ज़्यादा जो है
फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक कपड़ा निर्माता कंपनी कागज निर्माण का व्यवसाय भी शुरू कर दे, क्या कर रही है, देखो ये पहले कपड़े का निर्माण कर रही है, अब देखो साथ के साथ कागज का निर्माण भी कर देगी, तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट यानी कि 2 प्रोडक्ट हो गए। तो सीधी सी बात है कि उसको ज़्यादा भूमि, भवन, मशीन सभी चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उसको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप अनेक प्रोडक्ट में बिजनेस करते हैं तो अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। 7th है वित्त व्यवस्था विकल्प, फाइनेंशिंग अल्टरनेटिव्स। प्रायः संपत्तियों में विनियोग के लिए दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों जैसे समतांश पूंजी, पूर्वाधिकारंश पूंजी, ऋण पूंजी आदि का प्रयोग किया जाता है। दीर्घकाल के लिए मोटे मोटे तौर पे इन्हीं जो 3-4 हमारी समतांश, पूर्वाधिकारंश, ऋण पूंजी को ही यूज किया जाता है। लेकिन आजकल एक और स्रोत जो है वो भी एक अल्टरनेट के रूप में काम कर रहा है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। कौन सा? पट्टेदारी के रूप में उभरा है। पट्टेदारी मतलब पट्टे पर लेना, फिक्स एसेट्स को पट्टे पर लेना। यदि कोई कंपनी इस स्रोत का प्रयोग करती है तो वह स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के स्थान पर उन्हें पट्टे पर ले लेती है। पट्टे पर मतलब एक टाइप से ये ठेके पर ले लेती है और उतने जितने सालों के लिए लेती है उतने सालों की रॉयल्टी यानी कि उसका किराया देती रहती है। तो ऐसी स्थिति में स्थायी पूंजी की आवश्यकता में कमी आएगी। यानी कि अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें फिक्स एसेट्स आपको पट्टे पर मिल रही है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें फिक्स कैपिटल जो है पट्टे पर नहीं मिलती है तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आपका 8th पॉइंट है लेवल ऑफ कोलिब्रेशन, सहकायता। कोलिब्रेशन है सहकायता का स्तर। सहकायता का अर्थ है व्यवसाय संचालन में अन्य संगठनों की मदद प्राप्त करना, यानी कि सहकायता मतलब एक दूसरे की सहायता। अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय कर रहे हो जिसमें दूसरे संगठनों की भी आपको मदद प्राप्त हो जाती है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यदि किसी एक बैंक को किसी अन्य बैंक का एटीएम उपलब्ध हो जाए तो इसे सहकायता कहा जाएगा। अब अन्य बैंक का एटीएम कैसे उपलब्ध हो जाए, जैसे हम मान लेते हैं कि एसबीआई बैंक जो है, एसबीआई के आपको हर गांव के अंदर या हम ये कह सकते हैं हर शहर में, और शहर में भी हर एक कोने में आपको एसबीआई का एटीएम मिल जाता है। मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक है या कोई और बैंक है जिनके एटीएम हर जगह नहीं है, तो ये जैसे मान लेते हैं एचडीएफसी का ही एग्जांपल लेते हैं, तो ये क्या कर लेता है, एसबीआई से कोलैबोरेशन कर लेता है कि हम आपका एसबीआई का एटीएम यूज करेंगे और बदले में आपको कुछ चार्जेस दे देंगे। तो आपने देखा होगा कि आपके पास चाहे किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड हो, आप किसी भी एटीएम में यूज कर सकते हो। जैसे एचडीएफसी का एटीएम है, कैनरा बैंक का एटीएम है, तो आप एसबीआई वाले में, पीएनबी में आप यूज कर सकते हो, पैसे ड्रा कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि इन बैंकों ने आपस में कोलैबोरेशन कर रखा है। अब देखो एचडीएफसी बैंक जो है एसबीआई का एटीएम यूज करता है, तो उसके बदले में एचडीएफसी एसबीआई को कुछ चार्जेस देता है, तभी एसबीआई अपने एटीएम यूज करने की परमिशन देता है। तो इसी को ही कहते हैं कोलैबोरेशन या सहकायता। तो आगे आता है, इससे ये सुविधा उपलब्ध करवाने वाले बैंक को किराए के रूप में आय होगी और सुविधा प्राप्त करने वाले बैंक को फिक्स एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। अतः कहा जा सकता है कि सहकायता से स्थायी पूंजी आवश्यकता में कमी आती है। नेक्स्ट और थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल बस्टिंग। ये आपका जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीनिंग ऑफ कैपिटल बस्टिंग। पूंजी बस्टिंग का अर्थ स्थायी संपत्तियों में विनियोग से संबंधित निर्णय लेने से है, यानी कि जो आप स्थायी संपत्तियों के खरीदने से संबंधित जो डिसीजन लेते हो उस डिसीजन को ही कैपिटल बस्टिंग कहा जाता है। अब स्थायी संपत्ति आप कितने टाइम के लिए यूज करते हो? लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि जिनमें लंबे समय तक आय प्राप्त होती है, या ऐसी एसेट्स
जिनको आप लॉन्ग टर्म तक यूज करने के लिए परचेज करने का डिसीजन लेते हो, तो उसको कहते हैं, उस डिसीजन को कहा जाता है कैपिटल बस्टिंग। जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी एक विशेष वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एक्स, वाई और जेड 3 मशीनें उपलब्ध है। मार्केट में 3 टाइप की मशीन है कोई एक प्रोडक्ट बनाने की। अब क्वेश्चन ये आता है कि तीनों में से किस मशीन को परचेज किया जाए, क्योंकि तीनों मशीनें दिखने में अच्छी लग रही है, प्रोडक्शन भी वो करती है, पर फिर भी 3 मशीन आपके सामने, 3 ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको इन तीनों में से कोई एक चुननी होगी, एक का चुनाव करना होगा। अब आप किसी एक मशीन का चुनाव करोगे तो इसके लिए आप तीनों में आपस में कंपैरिजन करोगे। अब कंपैरिजन करने के पॉइंट आ जाते हैं कि आप इन तीनों में क्या क्या देखोगे। इन तीनों मशीनों की कॉस्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी और लाभ उपार्जन करने की क्षमता और इनके एज को देखा जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सफल अंतिम निर्णय पर पहुंचना जरूरी है, यानी कि एक ऐसी मशीन आपको सिलेक्ट करनी है तीनों में से जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा हो, जिसकी कॉस्ट भी कम हो और एज भी ज़्यादा हो, यानी कि मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट जो मशीन आपकी पूरी करती है, आपको उसी को ही सिलेक्ट करने का डिसीजन लेना है। तो इस तरह के स्थायी संपत्ति संबंधी निर्णय को ही पूंजी बस्टिंग कहती है। तो इस तरह जो फिक्स एसेट्स को परचेज करने से रिलेटेड जो डिसीजन फाइनल किया जाता है उसको ही कैपिटल बस्टिंग कहा जाता है। और इस पर जो खर्चा होता है उसको पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन कहा जाता है, क्योंकि जो फिक्स एसेट परचेज करेंगे उस पर खर्चा तो करेंगे ही, और इस खर्चे का नाम जो है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे रिलेटेड डिसीजन है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका कैपिटल बस्टिंग के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। महत्व क्या है? देखो, विभिन्न वित्तीय निर्णय में स्थायी संपत्ति विनियोग निर्णय और पूंजी बस्टिंग निर्णय का विशेष महत्व है। इसलिए यह निर्णय लेते समय वित्तीय प्रबंधक को विशेष सावधानी से काम करना चाहिए और इन निर्णयों के अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण जो है, यानी कि ये निर्णय जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, इसके कुछ कारण हैं जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला कारण है दीर्घकालीन विकास एवं प्रभाव। दीर्घकालीन विकास एवं प्रभाव, ये जो निर्णय है दीर्घकालीन संपत्तियों से संबंधित होते हैं। जो भी हम ये डिसीजन लेते हैं कैपिटल बस्टिंग का, ये फिक्स एसेट से रिलेटेड होते हैं और फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म तक यूज की जाती है। तो यह संपत्तियां ही उत्पादन में सहायक होती है, क्योंकि जो फिक्स एसेट लेते हैं उसी से ही प्रोडक्शन किया जाता है। उत्पादित माल को बेचकर लाभ अर्जित किया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जितने सफल ये निर्णय होंगे व्यवसाय कार्यकाल में उतना ही अधिक विकास होगा। जितने सफल यानी कि जितने आपके डिसीजन सक्सेस होंगे या जितने अच्छे तरीके से आप निर्णय लोगे, आपका बिजनेस भी उतना ही सफल होगा। इसके अतिरिक्त ये निर्णय व्यवसाय की भावी संभावनाओं को भी प्रभावित करती है। भारी संभावनाएं मतलब अगर आप अच्छे डिसीजन लोगे तो आपका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा, अगर अच्छा डिसीजन नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका जो है कारण है वो है भारी विनियोग से संबंधित। तो यहाँ ये विनियोग है भारी विनियोग से संबंधित, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। स्थायी संपत्तियों से संबंधित निर्णय पूंजी बस्टिंग के अंतर्गत आती है, जो हमने अभी पढ़ा है। इन संपत्तियों में भारी मात्रा में यानी कि लार्ज अमाउंट में जो है खर्च किया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है। यदि ये निर्णय गलत हो जाए तो पूंजी जो एक आपका दुर्लभ साधन होता है, क्योंकि जो कैपिटल होती है बिजनेस में सबसे दुर्लभ संसाधन होता है, तो इसकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो इसलिए जो आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो जिस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी फिक्स कैपिटल लग रही है, तो ऐसे डिसीजन को आपको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। और अगर ऐसा डिसीजन कोई गलत हो जाता है तो बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रीजन जो है वो है रिस्क इन्वॉल्व्ड।
जोखिमपूर्ण निर्णय। पूंजी बस्टिंग निर्णय अधिक जोखिमपूर्ण होती है। इनके जोखिमपूर्ण होने के मुख्य दो कारण हैं जोखिमपूर्ण होने की। फर्स्ट जो है, यह निर्णय लंबी अवधि के लिए लिए जाते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं। इनके अंतर्गत एक वर्ष कई वर्षों के संभावित लाभों का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो डिसीजन हम लेते हैं कैपिटल बस्टिंग का, ये उन एसेट्स के बारे में लिया जाता है जो लॉन्ग टर्म तक यूज की जानी है। तो इसलिए इनसे अगर ये लॉन्ग टर्म तक यूज की जानी है तो इनसे प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म तक होगा, तो उनका भी हमें एस्टीमेट लगाना होगा कि ये कितने वर्षों तक हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी, जो कि एक एस्टीमेट होगा और एक एस्टीमेट गलत भी हो सकता है। सेकंड जो आपका है वो है भारी विनियोग होने के कारण रिस्क है। देखो, भारी विनियोग होने के कारण एक बार लिए गए निर्णय में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार फिक्स एसेट से रिलेटेड जो डिसीजन ले लिया जाता है उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, परिवर्तन करने में बहुत कठिनाई आती है, और कठिनाई नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इस कारण से इसको रिस्की माना जाता है। थर्ड हमारा जो है रीजन है वो है रिस्क इन्वॉल्व्ड। पूंजी बस्टिंग निर्णय अधिक जोखिमपूर्ण होते हैं और इनके जोखिमपूर्ण होने के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला है कि ये निर्णय अधिक अवधि के लिए लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत कई वर्षों के संभावित लाभों का पूर्व अनुमान लगाना पड़ता है, यानी कि जब ये निर्णय कई लंबी अवधि के लिए लिए जाते हैं, यानी कि कोई ऐसी एसेट्स के बारे में लिए जाते हैं जो लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस में यूज होगी, तो सीधी सी बात है, अगर वो एसेट्स लॉन्ग टर्म तक यूज होगी तो वो आपको प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म तक प्रोवाइड करेगी। तो अगर लॉन्ग टर्म तक आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी तो आपको उस फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलने वाला है उसका एस्टीमेट लगाना पड़ेगा, जो कि गलत भी हो सकता है। सेकंड जो है रीजन वो है इसमें भारी विनियोग होने के कारण। तो देखो, इसमें फिक्स एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो एक बार लिए गए निर्णय में परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, उसको चेंज करना ना के बराबर है। फोर्थ हमारा रीजन है वो है इरिवर्सिबल डिसीजन। इरिवर्सिबल डिसीजन मतलब इन निर्णयों की प्रकृति अति शीघ्र परिवर्तन करने की नहीं होती, यानी कि ये निर्णय एक बार ले लिए जाते हैं तो इनको परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, एक कॉटन मिल लगाने के बाद उसे कुछ ही दिनों के उपरांत बदलने की सोचे तो पुरानी मशीनरी व अन्य स्थायी संपत्तियों को बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। यानी कि कॉटन मिल की जो एसेट्स होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एक टाइप से बेकार हो जाएगी, वो कम रेट पे बिकेगी, और अगर आप उसकी जगह कोई नया बिजनेस कर रहे हो तो आपको नई एसेट्स लानी पड़ेगी, उस पर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो इस कारण से ये जो है कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड डिसीजन होता है, इसको चेंज करना ना के बराबर होता है, इसी कारण इसको इरिवर्सिबल डिसीजन बताया गया है। तो ये आज हमारा फर्स्ट जो पार्ट है फिक्स कैपिटल और बस्टिंग कैपिटल का, कैपिटल बस्टिंग का कंप्लीट होता है।